बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। इस प्लेटफॉर्म पर जैसे कि पहले डिसऑर्डर्स को जो DSM-5 के साथ क्राइटेरिया मीट करता होगा उसके साथ डिसऑर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर को मैं डिस्कस कर रही थी और उसके साथ उसकी टाइप्स को अलग अलग करके डिफ़ाइन किया, और आज उसी के ऊपर एक नया डिसऑर्डर लेकर आई हूँ जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर असल में है क्या। पैनिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम पैनिक अटैक्स को स्टडी करेंगे, और इससे हमें ये बहुत हेल्पफुल होगा हमें पैनिक डिसऑर्डर को समझने के लिए। पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक अचानक किसी भी सिचुएशन में अचानक शदीद खौफ और परेशानी यकदम यानी चंद मिनटों के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा पीक पर चली जाती है कि उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट के लिए। तो ये जो इसका ड्यूरेशन होता है वो आपकी जो अगर किसी को पैनिक अटैक होगा तो वो 10 मिनट के अंदर जो है वो उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाएगी और वो चलता रहेगा 30 मिनट 40 मिनट या बाज़ औक़ात 1.5 घंटा जो है वो इंसान को पैनिक अटैक जो सिचुएशन होती है उसमें रहता है। अब DSM-5 के मुताबिक कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे जो उन्होंने कहा है कि अगर 4 और 4 से ज़्यादा ये सिम्टम्स एक क्लाइंट के अंदर पाई जा रही होंगी तो फिर हम उसको जो फिर है हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये पैनिक अटैक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत जल्दी अप में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी उसका जो फ़ियर होता है वो और उसकी एंजाइटी है वो अप लेवल पे चली जाती है, विदिन 10 मिनट्स वो पीक पे चली जाती है। अब क्लाइंट को क्या फ़ील होता है? क्लाइंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, और उसको स्वेटिंग होने लग जाती है, काँपने लग जाता है, उसकी बॉडी में पसीना आने लग जाता है और वो उसकी जो बॉडी है वो काँपने लग जाती है। क्या होता है कि क्लाइंट को ये फ़ील होने लग जाता है कि उसकी सांस बंद हो रही है, उसका सीना बंद होने लग जाता है, उसको सांस सही तरह से नहीं आ रही होती, दम घुटने लग जाता है, चेस्ट पेन होने लग जाती है, और बाज़ औक़ात उसको वॉमिट होने का ख़तरा ऐसे लग रहा होता है जैसे वॉमिट होने लगी है, या वो वॉमिट कर देता है। इम्पेंडिंग डॉम, अब जहाँ पर पैनिक डिसऑर्डर का ज़िक्र करते हैं वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है इम्पेंडिंग डॉम। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि आने वाला, डॉम का मतलब होता है ख़तरा, यानी जो फ्यूचर में आने वाला ख़तरा, यानी कि उसको ये लगने लग जाता है कि उसको वो इन सिचुएशन से निकल नहीं सकता या वो पागल हो जाएगा। उसको इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि उसका जो दिमाग है उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा नहीं, और क्लाइंट को है जो चक्कर आने लग जाते हैं, हल्का सर में दर्द होने लग जाता है, या उसको बेहोशी तारी हो जाती है उसके अंदर, या वो बेहोश हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो जिस्म है वो उसकी जो खुद से है वो अलग हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा, और उसको ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगा, उसका जो दिमाग है क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, वो जो एंजाइटी फ़ील कर रहा है उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, तो फिर उसको ये लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा, या मेरा जो मैं ये सिचुएशन है ना इससे निकल ही नहीं सकता। मरने का खौफ आने लग जाता है, उसे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। फिर उसके साथ इससे होता है कि सर्दी, आँतों से सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, या उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो पैनिक अटैक के अंदर क्या ये जो मैंने सिम्पटम्स बताई कि सेम यही सिम्पटम्स जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स में हम करते हैं। अगर तो एक क्लाइंट को पैनिक अटैक होते हैं और उसके बाद वो अपने फ़िज़िकल जो है वो सारा टेस्ट करवा लेता है, चेकअप करवाता है, तो उसे ये इस बात पे मुतमईन हो जाता है कि मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वो जो पैनिक अटैक है लाज़मी नहीं है कि वो पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो। अब अगर ये क्लाइंट है वो उन पैनिक सिचुएशंस में ठीक हो गया है लेकिन उसे पैनिक अटैक नहीं हो रही, लेकिन उसे एंजाइटी होने लग गई है कि मतलब कि मुझे हो सकता है ऐसा हो जाए, फिर दोबारा हो जाए, फिर दोबारा हो जाए, वो इस बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर उसे क्या होता है कि जब वो सिचुएशन में फंस जाता है कि मुझे ये दोबारा हो सकता है, वो इस बारे में सोच सोच के फिर उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। फिर अगर उसको इस वजह से पैनिक अटैक होने लग जाए कि मुझे हो सकता है, उस वजह से वो उस सिचुएशन में जाए, उसने एक सिचुएशन अपने साथ अटैच कर लेता है। उस सिचुएशन में जब वो जाता है तो उसे पैनिक का कोई ऐसा फ़िज़िकल सिम्पटम नहीं नज़र आ रहा होता डॉक्टर्स को, लेकिन वो उसके बावजूद वो उसकी जो मेंटल हेल्थ की वजह से जो वो बार-बार सोचता है उस वजह से वो सिचुएशन में आ जाता है कि उसे ये लगता है कि मुझे ये हो जाएगा, तब वो हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर है।
जब उसकी सिचुएशन जो उसकी है वो उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी मेंटल लाइफ और सोशल लाइफ में डिस्टर्ब करने लग जाएगी, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक होने लग जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि इसको साइकोटिक इशू है, यानी उसको पैनिक डिसऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पर पैनिक डिसऑर्डर में बता दिया गया है कि इसके उसको जो अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट पर ये भी डिस्कस कर दिया गया है कि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नॉट एवरीवन हु एक्सपीरियंस अ पैनिक अटैक विल बी डेवलप इन पैनिक डिसऑर्डर, लाजमी नहीं है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में ख़ुद को सेट कर लेते हैं, उनको वो ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचते या वो ज़्यादा इस बारे में परेशान नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सिचुएशन में एम्बैरस होकर बहुत इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, उनको ये लगने लग जाता है कि वो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो सिचुएशन में अकेले नहीं रहते, अपने साथ किसी को रखते हैं। वो अपने साथ किसी को इसलिए रखते हैं कि उनको ये लगता है कि हमें तो कंफर्म ही नहीं है कि किस टाइम हम बीमार हो जाएंगे, किस टाइम हम पैनिक अटैक का शिकार हो जाएंगे। तो इस वजह से वो बाहर नहीं निकलते और वो सोशलाइज नहीं होते और वो किसी भी सिचुएशन में जाकर रहना पसंद नहीं करते। तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर जो है जनरली ट्रीट किया जाता है साइकोथेरेपी में। अब साइकोथेरेपी में कौन सी टॉक थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, मेडिकेशन यूज़ की जाती है और मेडिकेशंस में एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं और साथ में इनको हैप्पी हार्मोन्स की मेडिसिन दी जाती हैं और या दोनों इनको दी जाती हैं, यानी कि साइकोथेरेपी भी की जाती है और साथ इनको मेडिसिन भी दी जाती है। अब साइकोथेरेपी है, जो साइकोथेरेपी में क्या यूज़ किया जाता है, साइकोथेरेपी में सीबीटी यूज़ की जाती है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब इसके अंदर ये जो मोस्ट कॉमन थेरेपी है पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। अब सीबीटी में क्या सिखाया जाता है, वो ये सिखाया जाता है क्लाइंट को कि कैसे वो जो थिंकिंग बिहेविंग और बिहेवियर है, जो जब उसको पैनिक अटैक होता है तो उसके अंदर जो वो उसको फेयर और एंजाइटी फील होती है, जिसको वो अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसको उन सिचुएशन में उससे पहले या उसके बाद, यानी पैनिक अटैक से पहले या पैनिक अटैक के बाद या उस पैनिक अटैक के दौरान क्या जो फीलिंग्स हैं जो उसने उसको कंट्रोल करना है, या कैसे उसने उन एहसासात को जो हैं उसको फ़ील होते हैं उसको उसने कैसे अपने आप को कवर करना है, वो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ समझाया जाता है। और जब एक बार जो क्लाइंट है वो एंजाइटी के जो अटैक हैं और से या उसके दौरान जो भी एंजाइटी और फ़ियर होता है वो उसको जब कंट्रोल करना सीख जाता है, तो फिर इजी हो जाता है उसको जो हमले हैं उनको कंट्रोल करना या हमलों को कम करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपोजर थेरेपी, और एक्सपोजर थेरेपी जो है सीबीटी की एक किस्म है और इस थेरेपी में जो फियर और बिलीव्स जो क्लाइंट ने एसोसिएट किए होते हैं विद पैनिक डिसऑर्डर, तो हेल्प की जाती है कि कैसे उन एक्टिविटीज़ से जिनसे एक क्लाइंट अवॉइड कर रहा है वो कैसे उनसे बाहर निकलेगा और कैसे उन सिचुएशन को डील करेगा। और एक्सपोजर थेरेपी में इसके साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं ताकि वो सिचुएशन में और ख़ुद को क्लाइंट रिलैक्स रख सके। और इसके साथ टॉपिक ख़त्म होता है पैनिक डिसऑर्डर का, और इसके अंदर हमने पैनिक अटैक को भी डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। अब के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।